हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का प्रयाग बोध चैनल में स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी पे। हमारा पहला वीडियो अपलोड हो चुका है जो पार्ट 1 था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का, और ये आज हमारा पार्ट 2 है। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से स्टेट्स का कैसे गठन होता है, क्या क्या हिस्ट्री रही है, उसको थोड़े ब्रीफ में समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस हैं इसके लिए, और कौन सा प्रोसेस बताया गया है कोई भी स्टेट्स न्यू स्टेट्स बनाने के लिए, या नया ऑर्गेनाइजेशन न्यू स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन नया रीऑर्गेनाइजेशन कैसे किया जाएगा उसके बारे में। तो इसके इतिहास की यदि बात करें तो राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, रीऑर्गेनाइजेशन, इसको लेकर हमेशा संविधान सभा में मतभेद रहा है। तो वहीं से ये बहस चालू हो जाती है, और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश रहते हैं एस के धर, उनकी अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाता है संविधान सभा के द्वारा ही। तो जिसने जो तो राज्य पुनर्गठन को भाषा के आधार पर जो राज्य पुनर्गठन है लिंग्विस्टिक बेसिस पे, उसको मना कर दिया था। इसके बाद इसके लिए इसकी जो धर आयोग होता है, इसकी जो सिफारिशें हैं उस पर पुनः विचार करने के लिए JVP जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, इन तीनों के द्वारा एक कमेटी गठन किया जाता है, जिसने जो तो भाषाई लिंग्विस्टिक बेस पे कोई भी नए राज्यों का जो गठन होगा उसको जो बातें हैं उसको भी उन्होंने खारिज कर दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद तेलुगु भाषी पोटी श्रीराम लल्लू ने एक आंदोलन आरंभ करते हैं, और वो लगभग 58 दिन का आमरण अनशन करते हैं, और उनके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है 15 दिसंबर 1952 को। 1952 में 15 दिसंबर 1952 को पोटी श्रीराम लल्लू की मृत्यु हो जाती है। और इसी के कारण इस आंदोलन की वजह से पहले तेलुगु भाषियों से लिए एक अलग राज्य बनाया जाता है जिसका नाम होता है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का गठन किया जाता है 1 अक्टूबर 1953 को। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश जो है तो एक नया राज्य जो है तो भाषा के आधार पर इस राज्य का गठन होता है। इसके बाद एक कमीशन का गठन किया जाता है राज्यों के पुनर्गठन के लिए, जिसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कहा जाता है, और इसके अध्यक्ष होते हैं फजल अली इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसको 1953 में बनाया जाता है। इसमें 2 अदर मेंबर्स भी रहते हैं, 2 अदर्स मेंबर्स जो इसमें रहते हैं हृदयनाथ कुंजरू रहते हैं, और एक रहते हैं सरदार KM पडिक्कर। KM पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू दो इस फजल अली आयोग के 2 अलग सदस्य रहते हैं। फजल अली आयोग इस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के प्रेसिडेंट होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1955 में सबमिट की है, जिसके आधार पर जो तो 1 जुलाई 1956 में एक्ट पास होता है, जुलाई 1956 जिसको राज्य पुनर्गठन आयोग या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कहा जाता है। तो जिसके द्वारा 14 राज्य और 6 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। 14 स्टेट्स बनते हैं और 6 यूनियन टेरिटरी इस कमीशन के रिपोर्ट के फजल अली आयोग कमीशन के रिपोर्ट के आधार पे बनाए जाते हैं। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि 1956 में हमारा इंडिया ऐसा था, इस प्रकार दिखता था कुछ, और आज 2021 में देखें तो कुछ इस प्रकार दिखने लगा है। ठीक, तो अब ये 2021 की यात्रा 1956 से 2021, उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र यूनियन टेरिटरी थी, और इस समय देखा जाए वर्तमान में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। ये कौन से ऐसे नियम हैं, क्या प्रावधान है, प्रोविजन है, क्या प्रोसेस है जिसके द्वारा ये नए स्टेट्स गठित होते रहते हैं, या कोई भी बाहरी जैसे स्टेट्स सिक्किम हो गया या पांडुचेरी को बाहर से मिलाया गया, तो क्या नियम है, उनको हम लोग आज इस वीडियो को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस बारे में हमारे संविधान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 30 जो है तो पार्लियामेंट कहता है, वो कहता है कि पार्लियामेंट में बाई लॉ, पार्लियामेंट किसी भी लॉ के द्वारा कोई भी न्यू फॉर्म अ न्यू स्टेट्स by separation of territory from any states or by uniting 2 or more states or parts of state or by uniting any territory of parts of any state। यानी कोई भी नया स्टेट्स को बनाया जा सकता है, या तो किसी यूनियन टेरिटरी जो एग्जिस्टिंग करती हैं जितनी भी स्टेट्स, उसको 2 नए भागों में बना के या 2 से अधिक राज्यों को मिला के नया स्टेट्स बनाया जा सकता है। इसके लिए पार्लियामेंट को पावर दी गई है, कानून के द्वारा ये ऐसा कर सकता है। इसके अलावा क्या कर सकता है पार्लियामेंट, अगर आर्टिकल 3 का सेक्शन B देखें तो कहता है इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, यानी
आर्टिकल 3 जो है तो पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो किसी भी स्टेट्स का एरिया इंक्रीज कर सकता है या क्या कर सकता है, डिमिनिश कर सकता है, कम भी कर सकता है। तो इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है पार्लियामेंट, और अल्टर भी कर सकता है बाउंड्रीज, किसी भी स्टेट्स की बाउंड्रीज को अल्टर भी कर सकता है। इस प्रकार कोई स्टेट्स की बाउंड्री को कुछ हिस्सा किसी अन्य स्टेट्स में मिलाया जा सकता है। इसके लिए पार्लियामेंट संप्रभु है, पार्लियामेंट ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है बाय लॉ, कानून के द्वारा। और क्या कर सकता है, किसी भी स्टेट्स का नाम भी चेंज करना हो तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है। पार्लियामेंट ये आसानी से सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा ये कर सकता है। तो आर्टिकल 3 में ये दिया गया है। अब ये जो प्रोसीजर, ये जो पावर दी गई है, इसका प्रोसीजर क्या है उसको समझ लेते हैं कि कोई भी न्यू स्टेट्स है या उसका नाम चेंज करना है, एरिया चेंज करना है, बाउंड्री चेंज करना है तो किस प्रकार किया जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले जो है तो परमिशन, प्रायर परमिशन की आवश्यकता होती है, प्रेसिडेंट्स की रिक्वायर्ड होती है कि कोई बिल जो है तो पार्लियामेंट में किसी भी हाउस में पेश किया जा सकता है। तो स्टेट्स का नेम, एरिया, बाउंड्री या न्यू स्टेट्स के जो है तो गठन के लिए किसी भी आइदर हाउस में जो है तो बिल पेश किया जा सकता है। कभी क्या में पूछा गया कि राज्यसभा में पेश किया जा सकता है कि लोकसभा में, तो दोनों में, तो किसी भी हाउस में पेश किया जा सकता है। इसके लिए स्टेट के इन चीज़ों में एरिया, बाउंड्री, नेम और न्यू स्टेट्स के गठन में लिए कोई भी जो तो हाउस में बिल पेश किया जा सकता है। साथ ही साथ कोई भी बिफोर गिविंग द रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट शैल रेफर द मैटर टू द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेशन फॉर इट्स ओपिनियन। और प्रेसिडेंट क्या करता है कि ये रिकमेंडेशन देने से पहले वो स्टेट्स का नाम या बाउंड्री, एरिया कुछ भी चेंज करना है उसके पास भेजा जाता है कि वो अपना जो है तो इसमें क्या रिकमेंडेशन करता है, क्या कहना चाहता है, उसके लिए ओपिनियन लेने के लिए भेजा जाता है बिल। फिर स्टेट लेजिस्लेचर को रिक्वायर्ड होती है कि वो जो है तो अपनी इस पर ओपिनियन दे। एक निश्चित लिमिट, टाइम लिमिट होती है, उस टाइम लिमिट में वो अपना देगा। यदि नहीं देगा तो उसको जो हो तो आगे जो हो तो पार्लियामेंट उसको जो रिकमेंडेशन रहेगी उसको माने या ना माने कोई भी बात नहीं है। इफ लेजिस्लेचर डजंट प्रोवाइड्स इट्स व्यू विद इन द टाइम लिमिट्स, गिव कंट्रेरी व्यू आफ्टर एक्सपायर ऑफ टाइम बाय बिल में बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस। तो लेजिस्लेचर अपना व्यू देता है, ओपिनियन की नहीं देता, कंट्रेरी व्यू देता है, उस पर कोई भी, वो केवल उसका स्टेट्स का जो है तो ओपिनियन मांगा जाता है। इसके बाद वह किसी भी हाउस में पेश किया जा सकता है बिल। पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड इन एक्ट अकॉर्डिंग विद द ओपिनियन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट उसकी ओपिनियन पर चर्चा कर सकता है, उस पर बात बहस कर सकता है, लेकिन बाउंड नहीं है कि वो जो स्टेट ने ओपिनियन दिया है, जो स्टेट्स का कहना है, उसको मानने के लिए वो बात नहीं है पार्लियामेंट। क्योंकि हमने पहले ही आर्टिकल में पढ़ा था कि स्टेट्स जो है तो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, इंडिया जो है तो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी स्टेट्स को यूनियन ने बनाया है ना कि स्टेट ने यूनियन को बनाया। इसलिए पार्लियामेंट के पास पूरी पावर रहती है, कोई स्टेट्स की कोई भी जो ओपिनियन है उसको माने या न माने, इस प्रकार की पार्लियामेंट को इसमें मेजॉरिटी दी गई है, संप्रभु पावर दी गई है, सोवरेन है पार्लियामेंट। टू गेट दिस बिल पास्ड इन पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड। इस बिल को पास होने के लिए दोनों हाउस से अपन सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा ये बिल पास होगा और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद ये बिल एक्ट बन जाता है। इसमें कोई भी रेफरेंस नहीं दिया गया है कि यूनियन टेरेटरी रहेगी तो उसमें यूनियन टेरेटरी के पास भेजा जाएगा रिकमेंडेशन ओपिनियन के लिए कि नहीं, ऐसा कोई भी रेफरेंस नहीं दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। साथ ही साथ इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टेरिटोरियल इंटीग्रिटी या कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट्स इज नॉट गारंटी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कोई गारंटी नहीं दी गई है कि किसी भी टेरिटोरियल के जो बन गया है वो उसी तरह रहेगा या जिस फॉर्म में है उसी तरह आगे भी एग्जिस्ट करेगा, ऐसा कोई भी गारंटी नहीं दी गई है। स्टेट पार्लियामेंट जब चाहेगा कि किसी भी स्टेट्स को दो या अधिक स्टेट में बना सकता है या दो से अधिक स्टेट्स को मिला के एक स्टेट्स बना सकता है, तो ऐसा कोई पावर नहीं दी गई है पार्लियामेंट के द्वारा। अब हम लोग आर्टिकल 3(2) देखे थे और आर्टिकल 3। आर्टिकल 2 में देखे थे कि इंडिया जो है तो कोई भी नया स्टेट्स को अपने में मिला सकता है या कोई भी बाहरी की टेरिटरी है इंटरनेशनल लॉ के अनुसार अपने। और साथ ही साथ आर्टिकल 3 में देखे कि जो इंडियन स्टेट एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके नए एरिया बाउंड्री में कोई भी परिवर्तन किया जा सकता है, कुछ भी चेंजेस किया जा सकता है।
तो इनमें अगर डिफरेंस समझने की कोशिश करें तो आर्टिकल 2 भी न्यू स्टेट्स के फॉर्मेशन की बात करता है, आर्टिकल 3 भी फॉर्मेशन करता है, लेकिन आर्टिकल 2 कहता है कि कोई भी न्यू स्टेट्स का एडमिशन या न्यू स्टेट इस्टेब्लिश होगा जो बाहर, जो आउटसाइड इंडियन टेरिटरी है, उनके बारे में बात करता है आर्टिकल 2। वहीं आर्टिकल 3 जो बात करता है वो जो न्यू एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनके एरिया के क्रिएट कर, उससे जो नए स्टेट्स के क्रिएट करने की बात करता है। तो ये हम लोग डिफरेंस समझने की आवश्यकता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 किस प्रकार के न्यू स्टेट्स के बारे में बात करता है। अब आर्टिकल 4 क्या कहता है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 का कहना है कि इस आर्टिकल के द्वारा कोई भी एक परिवर्तन होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी जो पार्ट है हमारा पार्ट आर्टिकल 1 से आर्टिकल 3 में यदि कोई भी परिवर्तन होता है तो वो अपने आप ही स्वतः ही अमेंडमेंट माना जाएगा शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में। तो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में स्वतः माना जाएगा अमेंडमेंट, और इसके लिए कोई भी आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट करने की रिक्वायर नहीं है। यानी इसके लिए आर्टिकल जरूरी नहीं है कि हम आर्टिकल 368 में उसमें अमेंडमेंट करें, वो खुद ही अपने शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 अपडेटेड हो जाएंगे, उसी के अनुसार अमेंड हो जाएंगे। और जैसा कि हम लोग जाने हैं पढ़े हैं कि पहला जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे पहला स्टेट्स बना था वो आंध्र प्रदेश बना था, और कब बना था? 1953 में। तो धन्यवाद। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।